हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम देखे थे हमारे मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम न्यूरल टिश्यू के बारे में बताएंगे और उसके आगे मैंने कहा था कि मैं आपसे अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन सिंस आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, मैंने पिछले भी क्लास में कहा था, तो हम पहले क्या करेंगे कि जो जो आपके सिलेबस में है वो पहले ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो आपका सिलेबस रिड्यूस होने के अलावा जो बचा है फिर उसको हम बाद में करेंगे। तो कॉकरोच जो है आपका, वो आपका अभी रिड्यूस्ड सिलेबस से हटा दिया है। तो रिड्यूस सिलेबस के हटाने की वजह से हम उसको जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कॉकरोच को लेंगे। तो न्यूरल टिश्यू खत्म करने के बाद विल स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपका जो लास्ट यूनिट है उसमें से भी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको भी हटा दिया है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम लोग कवर करेंगे, पर जो पहले सिलेबस में है उसको ये करने के बाद, है ना, तो हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल टिश्यू से, जो हमारा लास्ट तरह का टिश्यू है एनिमल टिश्यू, दैट इज न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू क्या होता है ना, जो टिश्यू आपके सोचने के काम आता है ना, या आपके बॉडी में कुछ भी कंट्रोल करने के काम आता है, उसको हम न्यूरल टिश्यू कहते हैं, उसको हम न्यूरल टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब ये जो न्यूरल टिश्यू होता है आपका, ये दो चीज़ों से बना होता है ना। दिस न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक बना होता है न्यूरॉन से, दूसरा बना होता है सपोर्टिंग सेल से, या सपोर्टिंग टिश्यू आप कह सकते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू से। ये न्यूरॉन्स क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स है यही आपके मेन सेल्स है ना। ये मेन सेल्स ही आपका काम करते हैं, जो भी थिंकिंग, कंट्रोलिंग या कुछ भी काम आ गया। न्यूरल टिश्यू का ज़रूरत क्या हुआ आपको, न्यूरल टिश्यू का ज़रूरत ये है कि आपका जितना भी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस है उसको कंट्रोल करके चलना है ना। ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोले कि अभी मेरे को काम नहीं करने का मन है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। तो न्यूरल टिश्यू का काम क्या होता है, वो आपका सारा बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है ना। इसलिए जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, है ना। CNS, CV, जिसको नर्वस टिश्यू हमारा अलग से चैप्टर ही है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स आपका मेन काम करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है, अब ये न्यूरॉन्स आप जान लीजिए इतने डेलिकेट होते हैं ना कि ये इसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोटेक्शन के लिए आपका फिर सपोर्टिंग टिश्यू काम में आता है ना। तो जो न्यूरल टिश्यू होता है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक तो मेन न्यूरॉन हो गया जो आपका मेन काम करता है, दूसरा आपका सपोर्टिंग टिश्यू हो गया, ठीक। न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं ना, वी आल्सो कॉल देम एज नर्व सेल्स। सपोर्टिंग टिश्यू क्या हो गया, सपोर्टिंग टिश्यू में आपका तीन तरह का सेल्स आता है ना, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स and microglial cells. Astrocytes, oligodendrocytes and microglial cells. अब आपका NCERT एक बात कहता है, आपका NCERT कहता है कि ये जो सपोर्टिंग टिश्यू का वॉल्यूम है ना, न्यूरल टिश्यू में जो सपोर्टिंग टिश्यू का वॉल्यूम है दैट इज मोर देन 50%। ये कई बार MCQ आपके नीट में पूछ चुका है, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। NCERT प्लीज़ रीड लाइन टू लाइन, है ना। NCERT से ही आपका बेस बनेगा, उसका ही क्वेश्चन आता है नीट में, है ना। 95% ऑफ द क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। आपको इसलिए NCERT पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, उसका एक डॉट भी नहीं छोड़ना है। तो NCERT आपका कहता है कि जो सपोर्टिंग टिश्यू है दैट इज मोर देन 50%। अब आपका चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हर ऑर्गेनिज्म में देयर इज सम कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन, है ना। रीजेनरेशन क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा है ना, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आपने रीजेनरेशन पढ़ा था, है ना। अभी आप लोग बोर्ड्स पास करके आए। तो रीजेनरेशन किस में होता था, प्लेनारिया या प्लेटफॉर्म में हम देखते थे। होता क्या था रीजनरेशन में, अगर बाय चांस प्लेनारिया का या प्लेटफॉर्म का बॉडी 2 या 3 पार्ट में कट जाए तो जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं वो अपने आप में नए ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं ना, अपना सेल उनका डिवाइड करता है और फिर वो जो 2 कटे हुए पार्ट है उनमें से आपका
पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ वापस से बनाना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब रीजनरेशन होता है दो तरह का, ठीक है, एक होता है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन हम तब बोलते हैं आपका जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन करके रिप्रोड्यूस कर पाए, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था, दैट इज प्लैनेरिया, है ना। उसका पार्ट कट गया तो उसका बॉडी दो पार्ट में कट गया, दोनों पार्ट अपने आप में नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना, तो ऑब्वियसली ये रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया। तो दिस टाइप इज कॉल्ड एज ट्रू रीजनरेशन। एक होता है आपका फॉल्स रीजनरेशन। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको चोट लग गई है ना, मान लीजिए कि मैं गिर जाती हूँ कहीं, मेरे हाथ में ब्रूजिंग आ गई, इसके चलते क्या हुआ, मेरे यहाँ के सेल्स सारे डेड हो गए, सेल्स डेड हो गए, उन सेल्स को रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो सेल्स रिमूव किया गया उनका तो जगह खाली हो गया, तो उनको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाएगा, उनको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाएगा कि जो पुराने सेल्स, जो वायबल सेल्स, मतलब जो जिंदा सेल्स है आपके जो बच गए, वो वापस से डिवाइड करके आपके उस जगह को भर देंगे। तो इसमें भी क्या हुआ बाबू, इसमें भी आपका ये हुआ कि जो पुराने सेल्स, जो जिंदा सेल्स थे, वो अपने आप को रीजनरेट किए, है ना, और रीजनरेट करके मेरा जो खाली जगह था उसको भर दिए। तो यहाँ पे भी रीजनरेशन हुआ, लेकिन इस रीजनरेशन में क्या हुआ कि आपका नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इस टाइप का जो रीजनरेशन होता है दैट इज यूज जस्ट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, है ना, ये रिप्रोडक्शन के काम नहीं आता है। तो हमारे बॉडी में इतने सारे तरह का हमने टिश्यूज देखा, तो हर टिश्यू के पास अपना कैपेबिलिटी होता है रीजनरेशन का, है ना, रीजनरेट कर भी सकता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, ऐसा होता है। अब जैसे हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, है ना, जो हमारे स्किन का यहाँ का टिश्यू है, तो मुझे चोट लगी, यहाँ का टिश्यू आसानी से बन गया, ऑब्वियसली मतलब दैट टिश्यू कैन रीजनरेट। सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसके पास रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है, किसी को कुछ पता है? दैट इज़ लिवर, है ना। आपको पता है आप अपना लिवर को डोनेट कर सकते हैं। तो लिवर डोनेशन में क्या होता है कि आपका लिवर का दो लोब होता है ना, दो पार्ट होता है, एक लोब को डोनेट कर दिया जाता है, तो आपकी बॉडी में जो एक लोब बचता है वही डिवाइड करके आपका पूरा लिवर वापस से बना लेता है। तो लिवर आपके बॉडी में दैट हैज़ गॉट द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, है ना, वो ऐसा है कि मतलब पूरी तरह से अपने आप को वापस से बना सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका वही हाथ कट गया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ वापस बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो बोन्स होता है उनके पास बहुत कम रीजनरेटिव कैपेसिटी होता है ना, लेकिन फिर भी बोन अगर फ्रैक्चर हो गया फिर भी वो कई बार जुड़ भी जाता है ना। तो आपका बॉडी में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है आपका लिवर टिश्यू के पास, सबसे कम किसके पास होता है, कोई आइडिया? आप सोचिए ऐसा चीज़ जिसमें कि कम होने की वजह से, जिसमें कि कुछ डिजीज़ होने की वजह से या कुछ चोट लगने की वजह से फिर वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो पाता है। ऐसा दो चीज़ में होता है, ऐसा दो टिश्यूज़ में होता है, दैट इज़ योर कार्डियक टिश्यू, मतलब कि आपका हार्ट मसल्स, है ना, एंड दूसरा दैट इज़ नर्वस टिश्यू, है ना। दीज टू टिश्यूज़ के पास आपका सबसे कम कैपेसिटी या नील कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है। हम ये कहते हैं ना, एक बार अगर आपको हार्ट अटैक आया तो आपका जो हार्ट सेल्स मर गए वो कभी दोबारा उनको ज़िंदा नहीं किया जा सकता है। जितने हार्ट सेल्स आपके पास है उतने ही रहते, वो कभी भी रीजनरेट नहीं करते। तो जो एक बार मर गए वो एक बार मर गए, आपको बाकी जो ज़िंदा है उनसे ही आपको फिर आगे की ज़िंदगी में काम चलाना है ना। ये एक हो गया तो जिसके पास, और उसके बाद न्यूरॉन्स में भी आपने सुना होगा अगर हेमरेज हो गया है ना, ब्रेन में कुछ चोट लग गई, कोमा में चल गया इंसान, तो क्या होता है, तो भी बहुत कम चांसेस होता है वापस आने का। क्यों? बिकॉज दीज टू टिश्यूज हैव द लीस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। आप ये याद रखिएगा, ये चीज़ है आपके सेल साइकिल वाले चैप्टर में, पर स्टिल मैं न्यूरल टिश्यू डिस्कस कर रही थी इसलिए मैंने बता दिया, है ना। अब हम इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम आते हैं आपका नर्व सेल्स के ऊपर, है या न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर। चलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ऐसे तो आप CNS वाले चैप्टर में पढ़ सकते थे, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, है ना, थोड़ा सा बताने में ईजी हो जाएगा। प्लीज़
ड्रॉ विद मी। ऐसे आपने तो क्लास 10 में बनाया ही होगा, सब आप लोग क्लास 10 से पढ़ के आए हैं ना। Please draw it with me. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन। मैं लेबलिंग कर रही हूँ, आप पहले लेबल कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में बताऊंगी। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी और साइटोन। सेल बॉडी, इसको हम साइटोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेल वाला पार्ट है आपका, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। आप सब जानते हैं, क्लास 10 आप पढ़ कर आए हैं ना। नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूंगी। इससे जो प्रोसेसेस निकल रहे हैं इनको हम कहते हैं डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक। ये आपका न्यूरॉन का न्यूक्लियस हो गया। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, है ना। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ योर न्यूरॉन, है ना। अब ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, आपको याद है आपने क्लास 9th में सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के बारे में पढ़ा था तो आपने एक ऑर्गेनेली के बारे में जाना था, दैट वाज राइबोसोम्स, है ना। तो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, दीज आर द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का न्यूरॉन्स में एक स्पेशल नेम होता है, इनको हम कहते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स, है ना। तो निसेल्स ग्रैन्यूल्स क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं आपके न्यूरॉन में वो रेड दिखते हैं, है ना, और उनको हम बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स। अब ये जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ये दो जगह पे एब्सेंट होते हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला होता है आपका पेरी न्यूक्लियर एरिया, पेरी मतलब किसी भी चीज़ के अराउंड, एंड न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो एरिया है यहाँ पे, है ना, निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, ये पहला एरिया में, है ना। दूसरा कहाँ से एब्सेंट होता है, इस एरिया से, है ना, जहाँ से जिस सेल बॉडी की जिस पार्ट से आपका एक्सॉन निकलता है उस एरिया को हम बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन हिल्लॉक, है ना, उस एरिया को हम बोलते हैं एक्सॉन हिल्लॉक। तो ये जो एक्सॉन हिल्लॉक वाला एरिया होता है जहाँ से कि आपका सेल बॉडी से एक्सॉन निकलता है, उस एरिया में भी आपका निसेल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये दो जगह हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं। ये जो आपका जो ग्रीन ग्रीन से मैंने बनाया है ना, ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका एक दूसरा सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड एज श्वान सेल। ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता है, पर न्यूरॉन के साथ ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको न्यूरॉन के साथ लेबलिंग करते हैं। एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज श्वान सेल, ठीक, श्वान सेल, है ना। और ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने बनाया है ये श्वान सेल का न्यूक्लियस होता है। मैं ऐसे बनाती हूँ, कई बोलते हैं मैम इसमें न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। ये 3D स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि इसका न्यूक्लियस, ये मैंने 2D पे बनाया, इसका न्यूक्लियस पीछे की तरफ हो, ठीक है। डोंट थिंक कि ये वाले सेल में न्यूक्लियस नहीं है, इसमें भी न्यूक्लियस ही हो सकता है पीछे, आपके लिए मैं यहाँ बना ही देती हूँ, ठीक। इसको बोलते हैं श्वान सेल, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे एंड होता है इसको हम बोलते हैं न्यूरोनल एंडिंग या नर्व एंडिंग।
नर्व एंड। ये आपका एक न्यूरॉन होता है। अब न्यूरॉन में डेंड्रॉन या डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है? ये आपका इम्पल्स रिसीव करता है ना। इम्पल्स रिसीव करने का क्या होता है? अच्छा, उसके पहले आपका एनसीईआरटी कहता है कि न्यूरल टिश्यू इज द ओनली टिश्यू विच इज एन एक्साइटेबल टिश्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि न्यूरल टिश्यू जो है वो उसको हम एक्साइट कर सकते हैं, है ना। मतलब कि उसके थ्रू हम लोग इम्पल्स पास करा सकते हैं। वो अपने आप में इम्पल्स जनरेट कर सकता है, अपने आप में एक मैसेज जनरेट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को मेरा हाथ हिला करके यहाँ पे लिखना है ना, आई हैव टू राइट, तो मेरा यहाँ हाथ का मसल्स आर वर्किंग, मेरा हाथ मूव कर रहा है। ये हाथ क्या अपने आप खुद से सोच के मूव कर सकता है? ये हाथ मेरा खुद से सोच के मूव नहीं कर सकता है। इस हाथ को मूव कराने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे नर्वस टिश्यू को एक सिग्नल भेजना होगा कि यू हैव टू मूव योर हैंड, तब जा कर के ये हैंड मेरा मूव करेगा। ठीक है, तो जो ये न्यूरल टिश्यू होता है दैट इज द ओनली एक्साइटेबल टिश्यू। सिर्फ न्यूरल टिश्यू के पास ही ये पावर होता है कि वो किसी इम्पल्स को, इम्पल्स मतलब मैसेज समझ लीजिए, है ना, मैसेज को वो जनरेट कर सके। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में क्या है? मेरे पास बोन है ना, मेरे पास मसल है, मेरे पास ब्लड वेसल्स है, एपिथेलियम है। ये सारे के सारे टिश्यूज दीज आर नॉन एक्साइटेबल, है ना। इनको हम एक्साइट नहीं कर सकते, ये अपने आप में कोई काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैसेज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू में भी कौन सा? नर्वस टिश्यू में भी न्यूरॉन्स, नॉट द ग्लायल सेल्स, है ना, नॉट द सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स को मैं बताना भूल गई, वहाँ जो चार्ट बनाया था ना उसमें लिख लो दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लायल सेल्स, है ना। सपोर्टिंग सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लायल सेल्स, GLIAL, ग्लायल सेल्स, है ना। ये जो ग्लायल सेल्स होते हैं ये भी नहीं करते, सिर्फ न्यूरॉन इज द ओनली एक्साइटेबल टिश्यू ऑफ योर बॉडी, आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये जो डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स होते हैं ये आपका इम्पल्स को एक्सॉन की डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। आप याद रखिएगा, सिंस इम्पल्स जनरेट करते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिट भी करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजते भी हैं। तो जो ट्रांसफरिंग होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द एक्सॉन, है ना। कभी भी एक्सॉन से डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स की तरफ नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। इट इज़ अ वन वे डायरेक्शन, है ना, वन वे ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का। ठीक है, अब ये श्वान सेल का काम बच गया। श्वान सेल का क्या काम होता है? श्वान सेल क्या करता है? एक्सॉन के, जैसे इफ आई से दिस इज माय एक्सॉन, तो इसके अराउंड इस तरीके से बहुत बार लिपटा रहता है। लिपटा क्यों रहता है? टू प्रोटेक्ट द एक्सॉन, है ना, उसका माइलिनेटिंग करता है ना। माइलिनेशन मतलब एक आपका लाइपो लिपिड से आपका ये, इसको लिपिड समझते हैं ना, बायोमोलिक्यूल है एक लिपिड। मतलब लिपिड में क्या आता है? फैट आता है, ऑयल आता है। तो ये श्वान सेल हैज गॉट दैट, है ना। तो वो अपना साइटोप्लाज्म में वो स्टोर करता है और उसका बहुत सारा लेयर्स इसके अराउंड बना लेता है। इससे क्या होता है? दिस गेट्स इंसुलेटेड। आप सोचिए कि एक कॉपर वायर, अच्छा न्यूरॉन्स में इम्पल्स किस तरह का होता है? इम्पल्स इज इलेक्ट्रिक, है ना। आपको पता है आपके बॉडी में करंट दौड़ता है, तो ये जो इम्पल्स है आपका, सिंस दिस इज इलेक्ट्रिक, तो ये बॉडी में इधर उधर कहीं पे भी नहीं भागे। इसके लिए आपको इंसुलेट करना होगा ना। आपके घर में भी अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं तो कॉपर वायर्स होते हैं तो ऐसे ही तो नहीं दौड़ते, इट हैज़ गॉट अ रबर इंसुलेशन। इसी तरीके से जो आपका न्यूरॉन्स भी होते हैं वायर्स की तरह ही काम कर रहे हैं ना, आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसको भी हमको इंसुलेट करना पड़ता है ना। आपको पता है फैट और ऑयल, दीज आर वेरी गुड इंसुलेटर्स। तो ये जो श्वान सेल होता है दिस कंटेन्स लिपिड और इसको ये ऐसे ऐसे करके इंसुलेट करके रखता है ना। तो ये आपका हो गया श्वान सेल, है ना। चलिए उसके बाद आपका आता है ये, जहाँ पे एक, अब ये सेल्स ऐसे ऐसे करके लिपटे हुए, एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पे ये श्वान सेल का कवरिंग एब्सेंट होगा। इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैम्पियर, वी कॉल इट एज नोड ऑफ रैम्पियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूरॉन। कुछ नहीं समझ आए प्लीज मैसेज मी फॉर डाउट्स, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आते हैं माइक्रोग्लाया के ऊपर, वेरी सॉरी, ग्लायल सेल्स के ऊपर।
अच्छा, जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं ना, मैं भी यहाँ लिखना भूल गई, whenever you make a diagram, write what is the name, what is that diagram at the bottom, है ना, ये हमेशा लिखना बायोलॉजी में। आप लिखोगे नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ न्यूरॉन बनाया था, तो यू हैव टू लेबल इट नीचे में दैट इट इज़ अ न्यूरॉन, हमेशा कोई भी एग्जाम में कहीं पे भी, ठीक है। आपका आता है माइक्रोग्लियल सेल्स में सबसे पहले आते हैं एस्ट्रोसाइट्स, है ना। एस्ट्रोसाइट्स का मेन काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। क्या बनाना? ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसके साथ ही आपका सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बात किया है, तो थोड़ा सा ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? आपका जो नर्वस टिश्यू, दैट इज़ अ वेरी डेलिकेट टिश्यू, है ना। वी कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट टिश्यू ऑफ योर बॉडी। तो उसको आपके ब्लड में कई बार होता है ना, कई हार्मफुल केमिकल्स या कुछ भी चले जाते हैं, तो इसके चलते क्या होता है कि ब्रेन को तुरंत आपका हार्म हो सकता है। ब्लड और ब्रेन के बीच में अगर कोई बैरियर नहीं हो, है ना, तो ब्लड से ब्रेन में आपका क्या जाता है, दैट इज़ अ हाईली कंट्रोल थिंग, बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड ब्लड एंड ब्रेन के बीच में देयर इज़ अ बैरियर प्रेजेंट, जिसके वजह से ब्लड कभी भी ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, उसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर किससे किससे मिलके बनता है? आपका पहला जो कैपिलरी का एंडोथेलियम, आपका बनता है कैपिलरी का एंडोथेलियम, है ना। पेरीवास्कुलर फ्लूइड, आप देख लीजिए फिर मैं बता दूँ। पेरीवास्कुलर फ्लूइड ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का कॉम्पोजिशन है ना, ठीक। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले लिखना, पेरीवास्कुलर फ्लूइड बाद में लिखना। बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर लास्ट में सेल कोट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये कैपिलरी के एंडोथेलियम जो सेल्स होंगे वो सबसे पहले आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाएंगे। उसके बाद पेरीवास्कुलर फ्लूइड ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, जो एस्ट्रोसाइट्स है वो, उसके बाद फिर उस कैपिलरी एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद फिर एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ना, वो अपना से प्रोसेसेस निकालते हैं, फीड्स जिनको कहते हैं, और वो ऐसे करके कैपिलरी को ऐसे करके पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक। वो एक हो गया। और उसके बाद लास्ट में दैट इज कवर्ड बाय अ सेल कोट। तो ये चार चीज़ होता है जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ठीक है। आप याद रखना, ब्लड ब्रेन एस्ट्रोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। कैसे फॉर्म होता है? बाय द पेरीवास्कुलर फ्लूइड ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक। उसके बाद दो सेल्स और बचे, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, है ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कुछ नहीं होता है, जो श्वान सेल होता है वो आपका पेरीफेरी नर्व्स में वो आपका माइलिनेशन करता है ना। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो इस माइलिनेशन का काम करता है या ऐसे एक्सॉन को लपेटने का काम करता है, दोज आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, है ना। तो इसका काम क्या होता है? दे फॉर्म द माइलिन शीथ, दे फॉर्म द माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, मतलब कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में आप और समझेंगे जब हम अपना वही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, जब मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया उसमें मैं माइलिन शीथ लेबल करना भूल गई। जहाँ पे आपने श्वान सेल लेबल किया उसी को आप माइलिन शीथ लेबल कर लीजिए ना। माइलिन इज दैट लिपिड जो कि ऐसे करके एक्सॉन के अराउंड लपेटा रहता है। तो जो माइलिन शीथ होता है आपके पेरीफेरी में, आपके नर्व्स में, है ना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, इट इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इट इज फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। लास्ट सेल जो आपका है that is microglial cells, microglial cells, microglial cells में आपका इसका काम होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस मतलब आपके बॉडी में सेल्स होते हैं, है ना, डिफेंस के काम आते हैं। ये जो माइक्रोग्लायल सेल्स है, आपके ब्रेन में कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्टिकल आया, उसको वो जाकर के ऐसे करके
खा जाएंगे, है ना। दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। आपका फेगोसाइटोसिस बहुत सारे सेल्स में होता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट में, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग सेल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं। यहाँ पे, है ना, न्यूरल टिश्यू में फेगोसाइटोसिस किसका काम होता है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लियल सेल्स। यहाँ पे हम लोग अपना ह्यूमन टिश्यू या एनिमल टिश्यू के बारे में ख़त्म करते हैं। जैसे मैंने कहा, कॉकरोच में आपको आपके रिड्यूस्ड सिलेबस खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।